वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12 की जो अंतराल की बुक है, अंतराल भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका हमारा टाइटल है सूरदास की झोपड़ी। उसी के आज मैं एमसीक्यूज लेके आई हूँ और टर्म 1 के लिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एमसीक्यूज, एंड टर्म 1 में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे आपकी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सूरदास की झोपड़ी के 40+ एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, एंड चैप्टर रीड करके मैंने खुद निकाले हैं जो कि मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लगे कि वो आ सकते हैं, तो मैंने सभी को ही ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40+ एमसीक्यूज को। तो मैंने अभी अपने चैनल पर पोल भी डाला था जिसमें मैंने पूछा था अपने सब्सक्राइबर से कि आपके पास अंतराल की बुक है, हिंदी इलेक्टिव है, या फिर आपके पास हिंदी कोर है। हिंदी कोर में आरोह और वितान की आती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही क्लिक किया है कि उनके पास हिंदी इलेक्टिव की है, यानी कि अंतरा और अंतराल की है। तो बहुत कम स्टूडेंट थे जिनके पास हिंदी कोर थी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हिंदी इलेक्टिव की ही थी, अंतरा और अंतराल की। तो मैंने सोचा फिर ठीक है, इसी के आपको एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाती हूँ। जो अब आपका हिंदी का भी एग्ज़ाम आ रहा है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी एमसीक्यूज़, इसलिए मैं बना रही हूँ। एंड अगर आपके पास हिंदी ग्रामर या अभिव्यक्ति और माध्यम और अंतरा की भी बुक है तो उसके भी मैं वीडियोज़ आने वाले टाइम में लाती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें पूछा है सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है। तो जो सूरदास की झोपड़ी ये चैप्टर है ये किस उपन्यास का अंश है। ऑप्शन है आपके पास ईदगाह, सेकंड ऑप्शन है रहस्य कथा, या फिर थर्ड ऑप्शन है सी रंगभूमि, या फिर डी ऑप्शन है निर्मला। तो ये जो सूरदास की झोपड़ी चैप्टर है ना, ये कौन सी उपन्यास का अंश है, ये रंगभूमि का अंश है। ये आपको पता होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, काफी बार एग्जाम में ये आया भी है। तो ये रंगभूमि का अंश है सूरदास की झोपड़ी चैप्टर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रंगभूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा सुभागी किसकी पत्नी थी। तो सुभागी किसकी पत्नी थी। ऑप्शन है सूरदास की, भैरव की, जगदर की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है बिल्कुल भी। जो भैरव है, भैरव की पत्नी थी सुभागी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 वाला बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था। यानी कि सूरदास की जब झोपड़ी जल गई थी तो झोपड़ी के अंदर क्या क्या ऐसा सामान था, झोपड़ी के अंदर उसका सारा ही सामान जल गया था। तो उन सामान में से कौन सी ऐसी चीज थी जिसका उसको सबसे ही ज्यादा दुख था उसके जल जाने का। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है झोपड़ी के जल जाने का उसको दुख था सबसे ज्यादा, या फिर बी ऑप्शन है बर्तनों के जल जाने का दुख था, जो झोपड़ी के अंदर बर्तन रखे हुए थे उसका सबसे ज्यादा उसको दुख था, या फिर सी ऑप्शन है पोटली के जल जाने का उसको सबसे ज्यादा दुख था। उसकी पैसों की पोटली रखी हुई थी जिसमें पैसे रखे हुए थे उसके, तो उसके जल जाने का दुख था, या फिर ऑप्शन आपका लास्ट है डी उपरोक्त सभी के जल जाने का दुख था। तो सूरदास को जो सबसे ही ज्यादा दुख था वो पोटली के जल जाने का दुख था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटली के अंदर उसके पैसे रखे हुए थे। उसने जितने भी, सूरदास कौन था, भिखारी था, उसने भीख मांग के पूरी जिंदगी जितने भी उसने भीख मांग के पैसे कमाए थे वो सभी के सभी पोटली में जल गए थे। तो उसको पोटली जल जाने का सबसे ज्यादा दुख था। सूरदास को लग रहा था कि वो पोटली जल गई है, बट रियलिटी में वो पोटली जली नहीं थी, वो चुरा ली गई थी। वो किसने चुरा ली थी, भैरव ने चुरा ली थी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी। अब अभिलाषाएं आपको पता होना चाहिए, अभिलाषा किसे कहते हैं हम, अभिलाषाएं कहते हैं हमारी ख्वाहिश को या फिर कोई इच्छाएं। तो सूरदास की क्या अभिलाषाएं थी, उसकी इच्छाएं क्या थी। 3 इच्छाएं बताई हैं चैप्टर में, तो वो तीनों इच्छाएं आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है पितरों का पिंडदान करना, यानी कि जो पोटली के अंदर पैसे उसने जमा रखे थे भीख मांगकर, जितने भी उसने पोटली के अंदर पैसे जमा किए थे, तो वो अपनी 3 जो अभिलाषाएं, अपनी जो 3 उसकी इच्छाएं थी उनको पूरा करना चाहता था उन पैसों से वो। तो किन 3 अभिलाषाएं थी वो आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में पितरों का पिंडदान करना चाहता था, बी ऑप्शन में है मिठुआ का ब्याह करना चाहता था। मिठुआ कौन था, सूरदास का पोता था।
थर्ड ऑप्शन है गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, फोर्थ वाला, क्योंकि ये तीनों ए, बी और सी तीनों ही उसकी अभिलाषाएं थी, तीनों ही उसकी इच्छाएं थी। वो पितरों का पिंडदान करना चाहता था उन पैसों से, गांव के लिए एक कुआं भी बनवाना चाहता था, और मिठुआ का ब्याह भी करना चाहता था, यानी कि मिठुआ की शादी भी करना चाहता था। वो तीनों ही उसकी अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, जो उनको वो पूरा करना चाहता था अपने पोटली में जमा की हुई रकम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, आपको पता ही होगा मिठुआ और सूरदास जो थे उसके बीच जो रिलेशन था वो किस चीज़ का रिलेशन था, क्या थे वो दोनों। तो ऑप्शन है भाई भाई थे वो दोनों, या फिर बी ऑप्शन है बाप बेटे थे वो दोनों, या सी ऑप्शन है नाना नाती का रिश्ता था, या डी ऑप्शन है दादा पोते का रिश्ता था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, दादा और पोते का रिश्ता था। सूरदास मिठुआ का दादा था और मिठुआ जो है वो सूरदास का पोता था। और ये एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा जब आप चैप्टर रीड करेंगे। एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, जब मिठुआ उससे पूछता है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो उसको दादा कह के पुकारता है। तो हमें पता लग जाता है कि वो दादा और पोते का रिश्ता था उनमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है भैरव को सूरदास की प्रति उकसाने का जो कार्य है वो किसने किया। तो भैरव को सूरदास की प्रति उकसाया था किसी ने, तो वो उसका उकसाने का काम किसने किया था। ऑप्शन है मोहल्ले वालों ने उकसाया था, बी है जगदर ने, या फिर सी है मिठुआ ने, या डी ऑप्शन है सुभागी ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जगदर ने उकसाया था भैरव को सूरदास की प्रति। तो जगदर जो है वो उकसाने का ही काम करता था, वो उसका बस यही काम था। जगदर जो है ईर्ष्या जलन करता रहता था कि एक दूसरे से, तो जगदर ने ही उसको भैरव को सूरदास की प्रति उकसाया था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पूछा है भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई थी। तो क्या रीजन था, क्या कारण था कि जिस वजह से भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी थी। हम सभी जानते हैं सूरदास की झोपड़ी में जो है वो भैरव ने आग लगाई थी, तो वो क्यों लगाई थी, उसने रीजन क्या था। ऑप्शन ए है सूरदास से बदला लेने के लिए, बी ऑप्शन है उसकी पोटली चुराने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है सूरदास को नीचा दिखाने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी रीजन नहीं है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूरदास से वो बदला लेना चाहता था। भैरव ने जो सूरदास की झोपड़ी जलाई उसका यही कारण था कि वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। वो किस चीज़ का बदला लेना चाहता था, क्योंकि सूरदास जो है वो बहुत दयालु था। जब भैरव की एक पत्नी थी सुभागी, जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को पीटता था बहुत ज़्यादा, तो सुभागी क्या करती थी, वो सूरदास के घर में आके शरण ले लेती थी, यानी कि सूरदास के घर में आके छुप जाया करती थी भैरव से बचने के लिए, भैरव की मार से बचने के लिए। तो सूरदास उसको अपनी झोपड़ी में जगह दे देता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु था। तो इस वजह से जो भैरव है वो बहुत ज़्यादा उससे जलन करता है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब ईर्ष्या की भावना रखता है और उससे बदला लेना चाहता है सूरदास से, इसलिए उसने उसकी झोपड़ी में ही आग लगा दी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसे पूछा सूरदास की पोटली किसने चुराई थी। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऑप्शन देखिए, भैरव ने, जगदर ने, नायक राम ने, या फिर मिठुआ ने। तो जो सूरदास की पोटली चुराई थी वो भी भैरव ने ही चुराई थी, और सूरदास की जो झोपड़ी जली थी वो भी भैरव ने जलाई थी। और झोपड़ी जलाने के बाद उसको पोटली मिली, तो उसने पोटली भी उसकी चुरा ली, जिसमें उसकी सूरदास की रकम रखी हुई थी, यानी कि पैसे रखे हुए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भैरव ने ही चुराई थी उसकी पोटली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा है जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे। तो ये एक मुहावरा है, आइडियम है, जिसका यूज़ किया है ऑथर ने, राइटर ने हमारे चैप्टर के अंदर। तो जो लेखक ने इसका यूज़ किया है इस मुहावरे का, वो उसका मतलब क्या है। तो जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे, यानी कि उसको क्यों जलन हो रही थी, इसका ये मीनिंग है। तो क्यों लौट रहे थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्योंकि उससे सूरदास की स्थिति नहीं देखी जा रही थी, जगदर को बहुत दया आ रही थी सूरदास की स्थिति देख के, या बी ऑप्शन है क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, या सी ऑप्शन है क्योंकि भैरव ने सूरदास की पोटली चुराई थी, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो जगदर था वो इतना दयालु व्यक्ति नहीं था, वो एक दूसरे से जलता ही रहता था, उसका काम जेलेसी का था।
उसको जो है जलन हुई भैरों से, और उसको जलन इसलिए हुई भैरों से, इसलिए नहीं हुई कि उसने पोटली चुराई थी, इसलिए जगदर को इसलिए जलन हुई भैरों से क्योंकि उसने पोटली के सारे पैसे अपने पास ही रख लिए चुरा के। जगदर चाहता था कि जो भैरों ने पोटली चुराई उसकी आधी रकम यानी कि आधे जो पैसे हैं वो जगदर को भी मिलने चाहिए। तो आधे पैसे उसने भैरों ने उसको नहीं दिया जगदर को, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा उससे जलन हो रही थी। वो सोच रहा था कि आधे पैसे उसको भी मिलने चाहिए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भैरों ने पोटली के सभी पैसे अपने पास ही रख लिए थे, जगदर को उसमें से नहीं दिए थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जिसने पूछा सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगदर से गुप्त क्यों रखना चाहता है। यानी जगदर को जब पता लग जाता है कि जो पोटली जो चुराई है भैरों ने, वो पोटली जो है वो सूरदास की ही है, यानी कि जो भी उसमें पैसे थे वो सूरदास के ही हैं। तो जब जगदर उससे कहता है कि ये तेरे पैसे हैं सूरदास, तो फिर वो मना कर देता है उससे। और वो क्यों मना करता है आपको ये बताना है, क्योंकि सूरदास क्या चाहता है, क्यों उससे गुप्त रखना चाहता है ये बात कि वो उसके पैसे नहीं हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि वो सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी से रखना चाहते हैं, वो किसी को नहीं बताना चाहता। या फिर सेकंड ऑप्शन है क्योंकि वो जगदर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता। सी ऑप्शन है क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात होती है। या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि जो सूरदास है वो अपनी पोटली के बारे में, पैसों के बारे में जगदर से इसलिए गुप्त रखता है, वो नहीं बताता जगदर को या वो किसी को भी नहीं बताता, इसलिए क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। जो सूरदास है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो एक भिखारी है, और एक भिखारी के पास इतने सारे पैसे होना, पोटली में जो पैसे थे वो उस टाइम के अनुसार जो है 500 से ज़्यादा पैसे थे। तो 500 रुपये से ज़्यादा उस टाइम के अनुसार वो बहुत ज़्यादा रकम मानी जाती थी। तो इतने सारे पैसे होना, जबकि वो सूरदास ने भीख मांग कर ही अपनी पूरी ज़िंदगी में भीख मांगी और उसने कमाए थे वो पैसे भीख मांग कर। तो सूरदास इसलिए ही नहीं बताता क्योंकि वो सोचता है कि एक गरीब व्यक्ति है सूरदास, और उसके पास इतने सारे पैसे होना लज्जा की बात है, यानी कि शर्म की बात है। तो इसलिए वो गुप्त रखता है जगदर से या फिर सभी से गुप्त रखता है, वो उस पैसों के बारे में नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने पूछा है सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे। यानी कि जो सूरदास की पोटली में पैसे थे, तो वो जो पैसे सूरदास की पोटली में थे वो उसने किस तरीके से जमा किए थे। ऑप्शन है मेहनत करके, ऑप्शन सेकंड है बी ऑप्शन है भीख मांगकर, सी ऑप्शन है खेती करके, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया भी कि जो सूरदास की पोटली में पैसे थे वो उसने भीख मांगकर जमा किए थे। जितने भी उसमें पैसे हुए थे तो वो उसने पूरी अपनी लाइफ में भीख मांगी, पूरी ज़िंदगी उसने भीख मांग कर वो पैसों को जमा किए थे, क्योंकि सूरदास जो था वो एक अंधा भिखारी था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भीख मांगकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसने पूछा अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना डैश। तो डैश जो है उसमें क्या वर्ड आएगा आपको देखना है। ऑप्शन ए है घर, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है बर्तन, या फिर डी ऑप्शन है इज्जत। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की, इतनी शर्म की बात नहीं है दरिद्रता, लेकिन जितना उसके धन है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितना पैसा उसके पास होना, अंधे भिखारी के पास इतना सारा पैसा होना बहुत ज़्यादा लज्जा की बात होती है, और इसलिए ही यहाँ पर ऑप्शन बी धन हो जाएगा। यानी कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे। आपको अब ये बताना है कि सूरदास की जो पोटली थी पैसों की, उसमें कितने पैसे थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1000 रुपये थे, बी ऑप्शन में है 500 रुपये से ऊपर थे पोटली के अंदर, या सी ऑप्शन है 100 रुपये थे, या डी ऑप्शन है 500 रुपये थे। तो ऑप्शन आपका करेक्ट जो होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो सूरदास की पोटली थी उसमें लगभग 500 रुपये से ऊपर पैसे थे। अगर ऑप्शन में 500 रुपये से ऊपर नहीं आया है फिर आपको लगाना है कि 500 रुपये, लेकिन अगर दोनों मेंशन है कि 500 रुपये थे या फिर 500 रुपये से ऊपर थे, तो चैप्टर में बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो पोटली थी सूरदास की उसमें 500 रुपये से ऊपर थे। तो आपको इसलिए 500 रुपये से ऊपर पर टिक करना है, बी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है डैश से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। तो कौन सी चीज़
क्या ऐसी चीज़ है जो डैश में आएगी जिससे ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती? ऑप्शन फर्स्ट है क्रोध, बी ऑप्शन है दुख, सी ऑप्शन में है आशा और डी ऑप्शन में सुख। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। ये फिलिंदर ब्लैंक्स की तरह भी आ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा है सुभागी कहाँ छुपकर बैठी थी। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है ए, जिसे बोला है घर के पीछे बैठी थी, या फिर बी ऑप्शन है सूरदास के घर में, सी ऑप्शन है अपने घर में, या फिर डी ऑप्शन है लास्ट अमरूद के बाग में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सुभागी है जिस टाइम पर सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, उसके पैसे भैरों ने चोरी कर लिए थे, तो उस टाइम पर जो सुभागी है वो अमरूद के बाग में छुपकर बैठी हुई थी, इसलिए ऑप्शन लास्ट वाला आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया था। तो सुभागी को जब पता चला, जगदम ने बताया कि सूरदास के पैसे भैरों ने चोरी कर लिए हैं, पोटली जो सूरदास की पैसों की पोटली थी वो जब जगदम ने सुभागी को बताया कि वो भैरों ने चोरी कर लिए, तो सुभागी ने क्यों बोला था कि जो पैसे लौटाने का वादा क्यों किया था, कि वो पैसे लौटा के देगी भैरों से सूरदास के। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है, जिसे बोला है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर जो विपत्ति आई है, मतलब जो भी दुखों का संकट आया है सूरदास के ऊपर, वो उसी के कारण आया, सुभागी के कारण हुआ है ये सब। या फिर बी ऑप्शन है क्योंकि उससे सूरदास की दशा नहीं देखी जा रही थी, या फिर सी ऑप्शन है क्योंकि पैसे उसके पति भैरव द्वारा चुराए गए थे, क्योंकि भैरव ने पैसे चुराए थे इसलिए उसने एकदम से वादा कर लिया कि वो लौटाएगी पैसे उसके। या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि सुभागी ने सूरदास से जो पैसे लौटाने का वादा किया था वो इसलिए ही किया था क्योंकि सुभागी को लग रहा था कि जो सूरदास का घर जलाया है, जो सूरदास के भैरों ने घर भी जला दिया और भैरों ने उसकी पोटली भी चुरा ली, ये सब जो सूरदास के जो भी संकट आया, सूरदास के ऊपर जो भी विपत्ति आई है, वो सुभागी को ऐसा लग रहा था कि वो सुभागी के ही वजह से आई है। वही कारण है जिस वजह से सूरदास पर ये सब विपत्ति आई है, क्योंकि जो भैरों ने उसका घर जलाया, पोटली चुराई, वो क्यों करा भैरव ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि सूरदास जो है वो अपने घर में सुभागी को शरण देता था, यानी कि अपने घर में छुपा लेता था। जब भैरव उसको पीटता था तो सुभागी सूरदास के घर में छुप जाती थी। इस वजह से भैरव ने उसका घर भी जला दिया और पोटली भी चुरा ली। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको सुभागी को ऐसा लगा था कि जो भी ये सब दुख संकट आया है, विपत्ति जो आई है, वो उसी के कारण आई है सूरदास पर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बोला है, सूरदास अपने पोते की और उसकी मित्रों की बातें सुनकर इस जीवन को वो क्या मान लेता है। यानी कि सूरदास जब जो मिठुआ है और उसका मिठुआ का एक मित्र था, वो दोनों बात कर रहे थे और वो मतलब खेल में जो है मिठुआ जो सूरदास का पोता था वो खेल रहा था अपने फ्रेंड के साथ, और वो खेल में वो हार जाता है, यानी कि मिठुआ हार जाता है और रोने लगता है। तो उसका जो फ्रेंड है वो कहता है, उसका मित्र क्या कहता है कि मिठुआ तुम तो खेल में रोते हो। तो ये जो सूरदास है वो वहीं पर बैठा हुआ सुन रहा था उन दोनों की बातचीत, और जैसे ही वो ये सुनता है कि तुम खेल में रोते हो, जो मिठुआ के फ्रेंड ने उसको मिठुआ को बोला कि तुम खेल में रोते हो, सूरदास ने जैसे ही ये बात सुनी तो सूरदास ने ये अपने जीवन को क्या मान लिया। ऑप्शन है खेल मान लिया, युद्ध मान लिया, अतीत मान लिया, फिर परिश्रम मान लिया। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरदास ने जैसे ही ये बात सुनी कि तुम खेल में रोते हो, तो उसने एकदम से उसके माइंड पर अलग सा मतलब ऐसा रोशनी सी पड़ी और उसको एकदम वो चौंका और उसने बोला कि मैं भी तो रो रहा हूँ, क्योंकि सूरदास भी उस टाइम रो रहा था, दुखी था, बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण स्थिति थी सूरदास की, क्योंकि उसकी झोपड़ी चल गई थी, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी कि तुम खेल में रोते हो,
तो उसने एकदम से ये सोचा कि मैं भी तो रो रहा हूँ और मैं क्यों रो रहा हूँ, ये खेल है। जीवन को उसने खेल के समान मान लिया था कि ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, लाइफ, ये एक खेल ही तो है। कभी इसमें दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं। तो इसलिए इसने बोला ये तो एक खेल है, मैं तो एक खेल में रो रहा हूँ, यानी कि जीवन को उसने खेल मान लिया था। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे पूछा है, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जागी, यानी कि एकदम आशा की किरण जागी थी। सूरदास रोए जा रहा था, अपने बहुत ज़्यादा वो दुखी था पोटली के चुर जाने से, और उसकी झोपड़ी भी जल गई थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था, रो भी रहा था। तो अचानक से उसके मन में आशा कहाँ से, उम्मीद की किरण कहाँ से जाग उठी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है खेलते हुए बच्चों की बातें सुनकर, कि बच्चे बोल रहे थे तुम खेल में रोते हो, इस वजह से एकदम से उसके माइंड पर वो बना और उसकी आशा की किरण जाग उठी। या फिर बी ऑप्शन है उसके अंतर्मन से, या सी ऑप्शन है अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए उसने एकदम से आशा की किरण जाग उठी। या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने खेलते हुए बच्चों को देखा, और खेलते हुए बच्चे जो खेल रहे थे, बच्चे उनकी बात सुनी उसने, और सुनकर बच्चे क्या बोल रहे थे कि तुम खेल में रोते हो। तो उसने एकदम से खेल को अपना जीवन मान लिया, और एकदम से उसने अचानक से उसके माइंड पे ऐसा प्रेशर आया, और उसने उसकी जो ज़िंदगी या उसमें उसने उसको खेल माना, और आशा की किरण इस प्रकार से जाग उठी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अचानक से आशा की किरण इसी प्रकार जागी थी, तुम खेल में रोते हो, ये बात सुनकर बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कथन दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, और इस कथन के संदर्भ में सूरदास का क्या चरित्र है उसको बताना है हमें। तो कथन क्या है, कथन है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ये सूरदास ने बोला था, मिठुआ से बोला था कि हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका आपको बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन। क्या हुआ था, जो मिठुआ है, मिठुआ ने देखा कि झोपड़ी जल गई है सूरदास की। तो मिठुआ ने बोला कि ये झोपड़ी जल गई है, अब हम कहाँ रहेंगे। तो सूरदास ने बोला कि अब हम क्योंकि सूरदास तो पहले तो रो रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चों की बात सुनी तो उसमें आशा की किरण जाग गई थी। तो सूरदास ने बोला कोई बात नहीं, हम दूसरी झोपड़ी बना लेंगे। तो मिठुआ ने क्या बोला, वो बच्चा है, उसने बोला अगर हमारी झोपड़ी कोई 100 लाख बार जला देगा तो हम क्या करेंगे। तो एकदम से सूरदास ने बोला तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो इस कथन के संदर्भ में सूरदास का जो चरित्र है वो किस प्रकार का है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हार ना मानने की प्रवृत्ति दिखाई है, बी है आलस्य, यानी कि आलस में है वो, सी ऑप्शन है अहंकारी है, या फिर डी ऑप्शन है निराशावादी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो दुख में है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार ना मानने की प्रवृत्ति दिखाई है, कि वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। पहले तो वो निराशा होता है, लेकिन जब वो ये बोलता है, बच्चों की बातें सुनता है, तो उसमें उम्मीद की किरण जाग उठती है। तो वो इसलिए बोलता है कि हम 100 लाख बार बनाएंगे, अगर कोई इतनी बार जलाएगा तो हम दोबारा से बना लेंगे। तो इसमें हमें हार ना मानने की प्रवृत्ति दिखाई है। ऑप्शन ए इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैरव कौन था। तो बड़ा ही इजी बेसिक सा क्वेश्चन है, भैरव कौन था आपको पता होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एक अंधा भिखारी था। तो एक अंधा भिखारी तो सूरदास था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन है एक किसान था, तो भैरव एक किसान भी नहीं था। सी ऑप्शन है एक सामान्य निवासी था जो बहुत ज्यादा धनी था, तो भैरव इतना धनी भी नहीं था। सामान्य नागरिक तो था, वो नॉर्मल पर्सन था, बट इतना धनी नहीं था। डी ऑप्शन है एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो भैरव में मैच करता है, यानी कि भैरव का चरित्र में मैच करता है। एक भैरव जो था वो एक सामान्य निवासी था, यानी कि नॉर्मली पर्सन था, एक जिसकी सोच नकारात्मक थी, यानी कि जो भैरव है उसकी सोच नेगेटिव थिंकिंग थी, उसकी मतलब हम कह सकते हैं एकदम गलत ही सोचता था, हमेशा नकारात्मक सोचता था। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई। तो आपको बताना है कि भैरव ने सूरदास के जो घर में आग लगा दी थी, तो उसका रीजन क्या था, क्या कारण है जिस वजह से भैरव ने सूरदास के घर में आग लगाई थी। तो क्यों लगाई थी आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है धोखे के कारण, वो सूरदास ने उसको धोखा दिया था, इस वजह से उसने आग लगा दी थी। या फिर बी ऑप्शन है मित्रता के कारण, या सी ऑप्शन है खेल में हारने के कारण, या फिर डी ऑप्शन है ईर्ष्या के कारण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही भैरव ने सूरदास के घर में आग लगा दी थी। क्योंकि जो भैरव है वो सूरदास से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, क्योंकि सूरदास जो है वो अपने घर में सुभागी को छुपा लेता था। जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारता था ना,
तो भैरव जो है मतलब जो सूरदास हैं वो अपने सौभागी जब उसके घर में आती थी तो वो सौभागी उसके सूरदास के घर में शरण ले लेती थी, यानी कि बचने के लिए उसके घर में छुप जाया करती थी। और वो सूरदास कोई मना भी नहीं करता था, बहुत दयालु व्यक्ति था। तो इसी वजह से जो भैरव है उसने ईर्ष्या थी, इसी वजह से वो जेलस फील करता था सूरदास से, क्योंकि वो उसकी पत्नी को छुपाता था घर में। जब वो अपनी पत्नी को पीटता था भैरव तो सूरदास छुपा लेता था। तो यही रीज़न था जिस वजह से भैरव ने उसके घर में आग लगा दी थी और उसके पैसे भी चोरी कर लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था सूरदास से, जेलस फील करता था सूरदास से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखी गई है। तो सूरदास की जो झोपड़ी है वो किस विधा में लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है निबंध है ये, यानी कि जो सूरदास की झोपड़ी चैप्टर है ना, ये एक निबंध विधा में लिखा गया है, या फिर एक कविता है ये, या फिर एक उपन्यास है, या फिर एक एकांकी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक उपन्यास है, उपन्यास की विधा में लिखी गई है। सूरदास की झोपड़ी जो चैप्टर है ये एक उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे पूछा जगदर कैसा व्यक्ति था। जो जगदर था, जगदर भी एक दिखाया गया है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कैसा था, उसका नेचर कैसा था। तो ऑप्शन ए है सामान्य व्यक्ति था, नॉर्मल पर्सन था बिल्कुल, या फिर बी ऑप्शन है धनी व्यक्ति था, बहुत मालदार था, अमीर था वो जगदर, या सी ऑप्शन है निर्धन व्यक्ति था, या फिर डी ऑप्शन है लालची व्यक्ति था। तो जो जगदर है, जगदर का जो चरित्र है वो इस तरीके से दर्शाया है चैप्टर में कि वो एक लालची व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा लालच करता था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जगदर जब भैरव सूरदास के पैसे चुरा लेते हैं तो जगदर को पता लगता है कि भैरव ने चुरा लिए, तो जगदर जो है वो भैरव से ये कहते हैं कि आधे इसमें से मुझे भी दो, यानी कि वो ये नहीं कहता कि सूरदास को वापस लौटाओ उसकी पोटली, वो ये कहता है आधे तूने लिए तो आधे मुझे भी मिलने चाहिए इसमें से। तो क्या है इसका मतलब, ये है कि वो एक लालची व्यक्ति था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसने पूछा है निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है, यानी कि सूरदास का एक कौन सा गुण है यहाँ पर। ऑप्शन ए है तेज दौड़ता था वो, बी ऑप्शन है एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, या सी ऑप्शन है डरपोक था, या फिर डी ऑप्शन है चोर था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो है वो एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, यानी कि जब दृढ़ निश्चय का मतलब ये होता है कि अपनी सोच पर अड़ा रहना, यानी कि कोई बात हमने कह दी तो उसको ठान लेना, अपनी बात को पूरा करना, अपनी बात का पक्का होना, जिसको हम कह सकते हैं दृढ़ निश्चय को। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसे पूछा सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है, यानी कि बेसिकली ऑथर का नाम पूछा है, यानी कि जो सूरदास की झोपड़ी है उसके राइटर यानी लेखक कौन है, लिखने वाले जिसने सूरदास की झोपड़ी चैप्टर ये लिखा है तो वो कौन है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन है संजीव, बी ऑप्शन है निर्मल वर्मा, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, या फिर डी ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद्र ही इसके रचनाकार है और सूरदास की झोपड़ी जो चैप्टर है वो प्रेमचंद्र ने ही लिखा है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है, यानी कि सूरदास कौन है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको सभी को पता होगा। ए ऑप्शन है कवि है, बी ऑप्शन है कृष्ण का भक्त है सूरदास, या फिर सी ऑप्शन है अंधा भिखारी है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंधा भिखारी है। सूरदास कौन है, सूरदास की झोपड़ी में जो सूरदास है वो एक अंधा भिखारी दिखाया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसे पूछा निद्रा अवस्था में भी डैश जगती रहती है। ये एक सेंटेंस आया है, कथन आया है, किसमें, चैप्टर के अंदर आया है आपके, तो आपको बताना है डैश के अंदर क्या आएगा। तो निद्रा अवस्था में भी डैश जगती रहती है। ऑप्शन है आत्मा जगती रहती है, बी ऑप्शन है उपचेतना जगती रहती है, या सी ऑप्शन है पीड़ा जगती रहती है, या फिर डी ऑप्शन है आंख जगती रहती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है निद्रा अवस्था बोला है, इसलिए यहाँ पर आपका उपचेतना हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उपचेतना जगती रहती है। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जगती रहती है, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये होगा, निद्रा अवस्था कहते हैं हम जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं, उसमें भी हमारी थोड़ी सी ऐसी मतलब जो आसपास की हलचलें होती हैं, आसपास की जो आवाज़ें होती हैं वो हमें सुनाई देती हैं। हम सो रहे होते हैं, हम नींद की अवस्था में होते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं,
बट फिर भी हमें जो आसपास की आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं सोते वक्त भी, और हमें पता लग रहा होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इसलिए बोला है कि उपचेतना, यानी कि हम जो उपचेतना है वो जगती रहती है निद्रा अवस्था में भी, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने पूछा झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी, यानी जब सूरदास ने देखा कि उसकी झोपड़ी जल गई तो सूरदास की कैसी दशा थी उस टाइम पर। ऑप्शन ए है आश्चर्यजनक, आश्चर्य हो गया था, वो बिल्कुल उसे एकदम से चौंक गया था। बी ऑप्शन है निराशापूर्ण, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, निराश हो गया था। सी ऑप्शन है आशापूर्ण हो गया था, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि निराशापूर्ण। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, वो बहुत रो भी रहा था कि जब उसकी झोपड़ी जल गई, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था, वो रो भी रहा था। बट उसको जो एक आशा की किरण जगी, वो कब जगी थी? चैप्टर के लास्ट में, यानी कि बहुत लास्ट में, जब उसने बच्चों को खेलता हुआ देखा, बच्चे बोल रहे थे कि तुम खेल में रोते हो, फिर उसने जीवन को खेल माना और फिर उसको थोड़ा सा तसल्ली हुई, फिर वो थोड़ा सा उसकी हालत सही हुई थी। लेकिन पहले जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, निराशापूर्ण उसकी स्थिति थी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसे पूछा छाती पर सांप लौटना, ये एक मुहावरा है, छाती पर सांप लौटना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो आपको बताना है। छाती पर सांप लौटने मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है खुश होना, बी ऑप्शन है सांप से डरना, सी ऑप्शन है ईर्ष्या करना, या फिर डी ऑप्शन है प्रशंसा करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ईर्ष्या करना, यानी कि जेलस फील करना, किसी से जलना। ईर्ष्या का मतलब होता है जलना, तो छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें एक कथन दिया है और आपको बताना है कि ये किसका कथन है, किसने बोला था यह कथन। और कथन में है क्या, सेंटेंस में है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये एनसीईआरटी की बुक में से ही मैंने आपको सारे क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पर आपके लिए दिए हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा होगा सही से तो आपको सभी के क्वेश्चन आते होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल के चैप्टर रीड करिए सही से, तो आपको पता लग जाएंगे सभी के आंसर, फिर आप दे पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे ही कोई भी कथन दे देंगे, बोल देंगे ये कथन किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कथन जो दिया था, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भैरव ने, जगदर ने, सुभागी ने, या फिर नायक राम ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नायक राम ने ही बोला था कि अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो ये जो कथन है, ये सेंटेंस नायक राम ने बोला था, इसमें यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जिससे पूछा सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था। यानी कि जो सूरदास है वो एकदम से थोड़ा आशा की जैसी किरण, बच्चों की जैसी उसने बात सुनी थी ना, बच्चे खेल में बोल रहे थे कि तुम खेल में रोते हो, तो सूरदास ने खेल को जो अपनी जो जिंदगी है उसको खेल मान लिया था, खेल के सामान मान लिया था और उसने एकदम से उसके मतलब आशा की किरण जग गई थी उसके अंदर। तो सूरदास जब विजय गर्व हो गया था, यानी कि जब उसको थोड़ा अच्छा सा फील हुआ कि ये तो खेल है, मैं क्यों रो रहा हूँ, अभी झोपड़ी जली है फिर से बना लूँगा, कोई बात नहीं। तो जब उसके अंदर आशा की किरण जगी तो उसकी विजय गर्व की तरंग में राख, तो उस टाइम वो क्या कर रहा था, वो राख, यानी कि जब उसकी झोपड़ी जल गई थी तो वहाँ पर राख ही राख हो गई थी, तो वो राख के ढेर में बैठ गया था अपनी झोपड़ी पे और ऐसे उड़ा रहा था। यानी कि वो ऐसे होता है ना जैसे खेल रहे हैं राख से, तो वो राख को उड़ा रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी झोपड़ी जल जाने का। लास्ट में जब उसने ये बात सुनी थी बच्चों की, तो वो उस राख को उड़ाने लगा था। तो इसका क्या कारण था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है झोपड़ी की राख को साफ करना चाहता था वो, बी ऑप्शन है राख से खेलना चाहता था, या सी ऑप्शन है जीवन मर्म समझने के कारण उसके दुख समाप्त हो गया था, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि वो राख को क्यों उड़ा रहा था, क्योंकि वो जीवन मर्म समझने के कारण उसने जीवन को एक खेल के समान समझ लिया था और वो समझ गया था कि ये तो जिंदगी है, इसमें कभी दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं।
तो इसलिए वो एकदम अच्छा फील करने लग गया था और इसी के कारण अपना उसका जो दुख था ना वो सारा दुख समाप्त हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने पूछा तुम खेल खेल में रोते हो ये बात किसने किससे कही थी। तो तुम खेल खेल में रोते हो ये बात किसने किससे कही थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है घीसू ने मिठुआ से, बी है मिठुआ ने सूरदास से कही थी, सी ऑप्शन है सूरदास ने जगदर से कही थी, या फिर डी ऑप्शन है सुभागी ने भैरव से कही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घीसू और मिठुआ खेल रहे थे तो जो घीसू है वो जीत गया था और मिठुआ खेल में हार गया था। तो मिठुआ खेल में हारने के कारण रोने लगा, इसलिए घीसू ने मिठुआ से कहा कि मिठुआ तुम खेल खेल में रोते हो तो खेल है, तुम क्यों रो रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घीसू ने मिठुआ से कहा था कि तुम खेल खेल में रोते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसने पूछा है एक कथन है और आपको बताना है कि ये कथन किसका है। कथन में है ये गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भैरव का, बी ऑप्शन है सूरदास का, सी ऑप्शन है जगदर का, या फिर डी ऑप्शन है नायक राम का। तो ये जो कथन है ये जगदर का है। जगदर ने ही भैरव से बोला था कि गरीब की जो हाय है वो बड़ी जानलेवा होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सी जगदर करेक्ट हो जाएगा। जगदर ने ही ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव की चारित्रिक विशेषता क्या थी। भैरव की जो चारित्रिक विशेषता थी वो कैसी थी ये बताना है। ऑप्शन ए है कर्मठ, बी है ऑप्शन है संघर्षशील, सी ऑप्शन है ईर्ष्यालु, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा भैरव का पूछा इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईर्ष्यालु, बहुत ज़्यादा जेलिसी फील करने वाला, दूसरों से जलन करने वाला, इसलिए जो ईर्ष्यालु है उसका मतलब भी यही होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भैरव की चारित्रिक विशेषता जो थी वो ईर्ष्यालु थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ। जगदर जो है वो भैरव के पास गया और भैरव से जैसे उसने बातचीत करी तो उसके जगदर के मन में भैरव के प्रति एकदम से ईर्ष्या का जेलस फील करने लगा था भैरव, और उस जलन की भावना उसमें उत्पन्न हो गई थी जगदर में। तो ऐसा क्यों हुआ था आपको बताना है रीजन। ऑप्शन ए है धन के लालच के कारण, बी ऑप्शन है इज्जत के कारण, सी ऑप्शन है खुद को अच्छा बताने के कारण, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट वाला ए ऑप्शन करेक्ट होगा, धन के लालच के कारण। क्योंकि जगदर ये सोचने लगा था कि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, और जगदर चाहता था कि जो भैरव ने सूरदास के पैसे चुराए उसमें से आधे पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए, आधे पैसे तो मुझे भी दे। लेकिन भैरव ने 1 रुपया यानी कि कुछ भी उसको नहीं दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उससे जलन करने लगा था धन के लालच के कारण। उसके जो जगदर है उसके मन में धन का लालच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ। हमारे चैप्टर के जो राइटर हैं, लेखक है, वो प्रेमचंद हैं। तो राइटर के बारे में भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज, इसलिए आपको कुछ एमसीक्यूज पता होने चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा प्रेमचंद्र के बारे में जानते हैं जो कि हमारे लेखक हैं इस चैप्टर के। प्रेमचंद्र का जन्म है वो कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1880 यानी कि 1880 में, बी ऑप्शन है 1888 में, या सी ऑप्शन है 1876 में, या फिर डी ऑप्शन है 1900 में। तो ऑप्शन बिल्कुल जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा। 1880 में ही प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। तो और आप ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि राइटर के बारे में भी आ जाते हैं एमसीक्यूज। तो जन्म जो है प्रेमचंद का वो 1888 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ। तो अब आपको बताना है प्रेमचंद्र का जो जन्म है वो कहाँ हुआ। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था प्रेमचंद्र का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1880 में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन है वाराणसी में हुआ था, वाराणसी, या फिर बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में यूपी में हुआ था, सी ऑप्शन है बिहार में हुआ था, या फिर डी ऑप्शन है पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में ही प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है, या फिर प्रेमचंद्र का वास्तविक यानी कि जो रियल नेम था वो क्या था। ऑप्शन है प्रेमचंद्र ही था, बद्रीनाथ था, धनपत राय था, या फिर रामू था। तो ऑप्शन जो सी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धनपत राय जो था वही प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था, धनपत राय। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड मैंने काउंट तो नहीं करी क्योंकि नंबरिंग नहीं डली हुई थी एमसीक्यूज पर, मैंने खुद ही टाइप करके ये सारे एमसीक्यूज लिखे हैं आपके लिए। बट जहाँ तक मुझे लगता है 40+ एमसीक्यूज थे ये,
एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर आपको अंतरा के MCQs देखने हैं या फिर नेक्स्ट चैप्टर के या जो हिंदी ग्रामर है, अभिव्यक्ति और माध्यम के MCQs देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है न्यू वीडियो की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।